Hello everyone, my name is Satya Zainab and today I am going to continue transformation topic for class 12th ISC board. ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कितने मार्क्स का आता है और इसमें पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कितने सारे टॉपिक्स पर कमांड होना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक टॉपिक होता है जिससे हर साल एक दो सेंटेंसेस ज़रूर आते हैं वो होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसको मैंने उसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती क्या है और एक दूसरे का इंटरचेंज कैसे होता है। एक आपको फ्लो चार्ट भी दिया था जिसके ज़रिए आप हमेशा के लिए याद कर सकते हो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का इंटरचेंज। इस वीडियो में मैं कोई खास टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगी और उस पर्टिकुलर सेंटेंस जो कि हर साल आते हैं, जैसे किसी कंजंक्शन का यूज़ है या फिर TW2N2 का यूज़ है, ये सारी चीज़ें रिपीटेडली पूछी जाती हैं। उसमें कुछ थोड़े बहुत ही रूल्स होते हैं। मैं आपको सेंटेंस वाइज रूल एक्सप्लेन करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको उसी तरीके के सिमिलर सेंटेंसेस भी बनाने आ जाएँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2। पहला सेंटेंस यहाँ पर है शी डिडंट नो वेयर द डॉक्यूमेंट वॉज एंड आई डिडंट आइदर। डिडंट मतलब डिड नॉट, वो नहीं जानती थी कि डॉक्यूमेंट कहाँ था, एंड आई डिडंट आइदर। देखिए आइदर के दो मीनिंग्स होते हैं। एक आइदर यूज होता है आइदर और के साथ, आइदर और का मीनिंग होता है या तो ये या तो वो। आइदर यू और आई विल गो टू द पार्टी, या तो तुम या मैं पार्टी जाऊंगी। लेकिन केवल आइदर आ रहा है, आइदर के साथ और का आता पता नहीं है। देखिए सेंटेंस में कहीं और आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आइदर का मीनिंग होता है ऑल्सो या टू, TW2 भी का सेंस आता है। तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग है कि वो नहीं जानती थी कि डॉक्यूमेंट कहाँ था और मैं भी नहीं जानता था। ओके, सो आइदर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, भी। और आपसे जो ट्रांसफॉर्मेशन करने को बोला गया है वो नाइदर से स्टार्ट हुआ है। ओके, नाइदर शी, नाइदर के दो यूजेस होते हैं। कहीं कहीं पे नाइदर ऑफ के साथ आएगा और कहीं पे नाइदर का जो साथी होता है वो होता है नॉर। नाइदर के साथ जब ऑफ लगता है तो उसका सेंस आता है दोनों में से कोई नहीं, और नाइदर ऑफ के बाद हमेशा दो ही लोग आ सकते हैं। नाइदर ऑफ ऑल, नाइदर ऑफ थ्री नहीं बोल सकते हो आप, दो में से कोई भी नहीं के सेंस के लिए यूज किया जाता है नाइदर ऑफ। सेकेंड जो यूज होता है वो होता है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का मीनिंग होता है ना तो ये ना तो वो। नाइदर के बाद कोई सब्जेक्ट आ सकता है, नॉर के बाद कोई सब्जेक्ट आ सकता है। तो हमारे जो सेंटेंस हमें यूज़ करना है वो है नाइदर नॉर। वाई? क्योंकि सेंटेंस में मीनिंग है कि ना उसको पता था कि डॉक्यूमेंट कहाँ था, ना मुझे पता था। इसका मतलब ना तो उसको ना तो मुझे। तो आपका आंसर होगा नाइदर शी नॉर आई, और आई के बाद आप सेकेंड फॉर्म लगाओगे न्यू। ओके, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में डिड नॉट नो था, तो डिड नॉट नो हम दोबारा से नहीं लिख सकते क्योंकि नाइदर नॉर का मतलब खुद ही ना तो ये ना तो वो हो गया। तो जब ना छुपा हुआ है नाइदर नॉर में तो दोबारा हम नॉट थोड़ी ना लगाएंगे, तो डिड नॉट नो को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा न्यू से। ओके, तो कभी भी डिड नॉट पर फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ होता डज नॉट नो, तो हम क्या करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, सो डज नॉट नो, डू नॉट नो का जो कन्वर्जन होता है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का जो कन्वर्जन होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा नाइदर शी नॉर आई न्यू वेयर द डॉक्यूमेंट वॉज। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, यू मस्ट नॉट बी केयरलेस विद योर वॉलेट। तुम्हें अपने वॉलेट के साथ केयरलेस नहीं होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर, अगर तुम लापरवाह रहे, यू विल लूज इट, तुम इसे खो दोगे। और यहाँ यूज़ करना है अनलेस। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं। ओके, कुछ लोग सोचते हैं अनलेस का मीनिंग होता है जब तक, केवल जब तक नहीं होता। अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं। तो ये जो अनलेस का यूज़ होता है ये कंडीशन, शर्त को दिखाने के लिए किया जाता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, या तब तक क्या होगा, ये आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनलेस जब कभी भी यूज़ करने को आएगा ना बच्चों, तो दिए गए सेंटेंस को आपको दो छोटे छोटे सेंटेंसेस में कॉमा के साथ तोड़ देना है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये आपको बनाना होता है सेंटेंस में, और आप सेंटेंस को पढ़ के समझ जाएंगे आराम से। एक खास बात यहाँ पे ये ध्यान वाली होती है कि अनलेस का मीनिंग होता है जब तक नहीं, तो अनलेस में खुद ही नॉट छुपा होता है। आपको पता होगा जैसे कि हैप्पी का ऑपोजिट अनहैप्पी होता है, तो अनहैप्पी मीन्स क्या, नॉट हैप्पी। ओके, सो अन में खुद ही नॉट छुपा होता है, तो अनलेस में नॉट जब छुपा है तो जो आप अनलेस वाला क्लॉज लोगे उसमें नॉट आपको नहीं लगाना है कंपल्सरीली। तो अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं रखना है, अगर आप रखोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे।
अनलेस का मीन्स होता है इफ नॉट, इतना आपको समझ में आया, और साथ ही साथ अनलेस वाले क्लॉज में आपको नॉट नहीं यूज करना है। तो यहाँ जो सेंटेंस था कि तुम्हें यू मस्ट नॉट बी केयरलेस, तुम्हें केयरलेस नहीं रहना चाहिए वॉलेट के साथ, अगर तुम केयरलेस रहे तुम उसे खो दोगे। तो आप बस ये समझो कि अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट, अगर नहीं, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, अगर क्या नहीं रहे, अगर केयरफुल नहीं रहे तुम उसे खो दोगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बनना चाहिए, अनलेस यू आर केयरफुल विद योर वॉलेट्स। का मीनिंग क्या हुआ, इफ यू आर नॉट केयरफुल विद योर वॉलेट। व्हाई, बिकॉज अनलेस मीन्स इफ नॉट। अगर आप यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर देते हो अनलेस वाले क्लॉज में, अनलेस यू आर नॉट केयरफुल विद योर वॉलेट, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं लेना है। सपोज आपने सेंटेंस केयरलेस के साथ ही बनाना है, आपने लिख दिया अनलेस यू आर केयरलेस विद योर वॉलेट, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, अनलेस मीन्स क्या होता है, इफ नॉट, यानी अगर तुम वॉलेट के साथ केयरलेस नहीं रहे। तो अगर वो केयरलेस नहीं रहेगा तो क्या वो पर्स को खोएगा, वॉलेट को खोएगा, नहीं खोएगा ना। तो उस सेंस में आप क्या लिखोगे, यू विल नॉट लूज इट। पहले वाले में आपने केयरफुल लिखा तो आपने वहाँ लिखा यू विल लूज इट, और यहाँ आपने केयरलेस लिखा तो आपने यूज किया यू विल नॉट लूज इट। तो बच्चा मैं समझाना ये चाह रही हूँ आपको कि अनलेस वाले क्लॉज में तो आप नॉट नहीं लगाओगे, लेकिन आगे वाले क्लॉज में कभी नॉट आएगा और कभी नॉट नहीं आएगा। तो वो कैसे पता चलेगा आपको, ये कोई रूल नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अनलेस के अलावा वाला जो क्लॉज, दूसरा जो क्लॉज होता है उसकी बात कर रही हूँ। आपको अपने माइंड से सोचना पड़ेगा, उस सेंटेंस का मीनिंग सोचना पड़ेगा कि क्या मीनिंग निकल रहा है, और करना आपको केवल इतना है कि अनलेस के प्लेस पे रख दो इफ नॉट, अगर नहीं। ओके, और उसका मीनिंग सोच के देखो, तो आगे वाले सेंटेंस में नॉट लगाने की जरूरत पड़ रही है तो आप लगा दो, नहीं पड़ रही है तो मत लगाओ। लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन अनलेस। सेंटेंस है इफ यू डू नॉट फिनिश द जॉब इन टाइम, अगर काम समय पे खत्म नहीं करते हो तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, सैक कर दिया जाएगा, मतलब नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो आपको साफ साफ इफ़ नॉट खुद दे रखा है, तो आपको पता है कि इफ़ नॉट को सबमिट के आप क्या कर देते हो, अनलेस कर देते हो। तो अनलेस वाले क्लॉज में नॉट नहीं लगाना है, तो आप सीधे बोलोगे अनलेस यू फिनिश द जॉब इन टाइम, अगर तुमने टाइम पर ये काम ख़त्म नहीं किया तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, यू विल बी सैक्ड। तो यहाँ यू विल नॉट बी सैक्ड नहीं लगाओगे आप। नेक्स्ट है इफ़ यू वॉलेट द रूल्स, अगर रूल्स को ब्रेक करोगे यू विल बी इन ट्रबल, तुम परेशानी में गिर जाओगे। तो आपको इफ़ वाले पार्ट को उसमें अनलेस में चेंज कर देना है ना, तो आप क्या बनाओगे, अनलेस यू वॉलेट द रूल्स। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलता है, इफ़ नॉट का मीनिंग निकलता है। भले ही आपको इफ़ के साथ नॉट ना भी दे रखा हो, लेकिन जब आप अनलेस यूज़ कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या निकल आया, इफ़ नॉट का। यानी अगर तुम रूल्स को ब्रेक नहीं करते हो, या अगर तुम रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे, तो जब नहीं करोगे ब्रेक तो क्या ट्रबल में गिरोगे, नहीं गिरोगे। तो आगे क्या आएगा, यू विल नॉट बी इन ट्रबल। आर यू गेटिंग? सो मीनिंग को समझ के आपको आगे वाले क्लॉज में नॉट लगाना है या नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है एज सुन एज द ट्रेन अराइव, जैसे ही ट्रेन पहुंची पैसेंजर्स कंपार्टमेंट की तरफ दौड़े। तो एज सुन एज एक कंजंक्शन होता है जिसका यूज़ किया जाता है जब बैक टू बैक टू एक्शंस हो रहे हों, एक काम ख़त्म हुआ और उसी के फ़ौरन बाद दूसरा काम शुरू होके ख़त्म हो गया। तो जब दो काम बैक टू बैक होते हैं, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए कंजंक्शन एज सुन एज का यूज़ किया जाता है। ओके, और एज सुन एज का जो कन्वर्जन ऑप्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो पूछा जाता है वो हमेशा नो सूनर दैन से पूछा जाता है। ओके, नो सूनर THAN दैन, क्योंकि नो सूनर दैन का भी यूज़ इसीलिए किया जाता है जब बैक टू बैक दो एक्शंस को बताना होता है या एक्सप्रेस करना होता है। तो यूज़ तो दोनों का सेम है, बैक टू बैक एक्शंस, लेकिन इनको जब सेंटेंस स्ट्रक्चर में लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। दोनों में ही दो एक्शंस आपको बताने होते हैं, लेकिन जब आप एज सुन एज का यूज़ करते हो तो एज सुन एज वाले सेंटेंस में भी दो क्लॉजेज आते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था अनलेस वाले भी दो क्लॉजेज होते हैं अनलेस वाले में। सिमिलरली एज सुन एज वाला जो सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्म करने को आएगा उसमें भी आपको दो सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ओके, और दोनों के बीच में कॉमा लगाना होता है। तो एज सुन एज के बाद आप पहला होने वाला एक्शन बताओगे, फिर कॉमा के बाद दूसरा होने वाला एक्शन बताओगे। तो यहाँ क्या था सेंटेंस, जैसे ही ट्रेन पहुंची, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, कॉमा लगा हुआ है ना, उसके बाद क्या है द पैसेंजर्स। तो यानी एज सुन एज के साथ पहला एक्शन, कॉमा के बाद दूसरा एक्शन। लेकिन जब आप नो सूनर दैन का यूज़ करोगे तो नो सूनर में कॉमा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कॉमा की जगह वहाँ हम यूज़ करते हैं THAN दैन। तो नो सूनर के बाद आप पहला एक्शन बताओगे, दैन के बाद आप दूसरा एक्शन बताओगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये कि जब कभी भी आप नो सूनर वाला स्ट्रक्चर लोगे तो नो सूनर वाले क्लॉज में आपको नो सूनर के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स लेनी है।
या आप डिड ले सकते हो, हार्ड ले सकते हो, डज ले सकते हो। कभी कभी केवल नो सूनर लिख के आ जाएगा और आपको अपने से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी, और कभी कभी वो खुद आपकी हेल्प कर देते हैं, नो सूनर डिड दे देते हैं, नो सूनर हार्ड दे देते हैं। तो याद ये रखना है आपको कि नो सूनर के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो स्ट्रक्चर बनते हैं कि नो सूनर डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म आप यूज़ करिए, दैन के बाद सेकेंड फॉर्म लगाइए, नो सूनर हार्ड थर्ड फॉर्म, उसके बाद दैन के बाद सेकेंड फॉर्म लगाइए, या फिर नो सूनर के साथ डज डू आ सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और दैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अब आप सोचोगे मैम इतना कठिन है, कैसे याद करें? आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेंटेंस में देखोगे आपको आराम से समझ में आएगा। लेट्स सी सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। एज सून एज वाले जो सेंटेंस है जिसमें फर्स्ट एक्शन बताया गया है, वो ट्रेन के बाद कौन सी फॉर्म दे रखी है? अराइव्ड, सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो जब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप नो सूनर के साथ क्या लोगे? डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। पीछे भी मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म का जो सब्स्टिट्यूट होता है फॉर्म्स और वर्ब्स में, वो डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। ओके, तो आप क्या लिखोगे? नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव। डिड के साथ अराइव्ड नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, आधे मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद आप दैन लगाओगे, THAN दैन, द पैसेंजर्स रश्ड इनटू। तो सेकेंड फॉर्म आपको पहले से दे रखी है, आपको केवल क्या करना है? नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव दैन द पैसेंजर्स रश्ड इनटू द कंपार्टमेंट्स। अब मान लीजिए एक और सेंटेंस आपको दिया गया है एज सून एज से, और यहाँ पे एज सून एज के साथ आप देख सकते हो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, एज सून एज द जज कंसीडर्स, कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब एसओरियस फॉर्म आ रही है। तो जब वर्ब एसओरियस फॉर्म आ रही है तो फिर आप नो सूनर के बाद डिड नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे? डज। ओके, तो वर्ब एसओरियस आने पे आप डज लगा दोगे, आप सेकेंड फॉर्म आने पे डिड वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। इतना ही तो याद रखना है आपको। तो नो सूनर डज, और डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका नो सूनर डज द जज कंसीडर ऑल द फैक्ट्स दैन। दैन के बाद भी क्या आएगा? वर्ब एसओरियस। मैंने पीछे बताया था कि नो सूनर डज के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैन के बाद वर्ब एसओरियस फॉर्म। ओके, अगर आप लिख दोगे नो सूनर डज द जज कंसीडर्स तो गलत हो जाएगा, कंसीडर्स नहीं लग सकते आप, क्योंकि डज लगा दिया है आपने पहले से। ओके, तो नो सूनर के साथ या तो डिड लगा के करिए आप, तो डिड आने पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैन के बाद सेकेंड फॉर्म, और डज के साथ वर्ब की एसओरियस फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लेट्स हैव सम एग्जांपल जिसमें खुद ही से उन्होंने नो सूनर हार्ड दे रखा है, केवल नो सूनर नहीं दे रखा है। ओके, तो उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। नो सूनर के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमको बता दिए कि नो सूनर के बाद क्या लेना है? हार्ड लेना है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हार्ड जब उन्होंने हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हार्ड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। जिस तरीके से डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म ले रहे थे? फर्स्ट फॉर्म। डज के साथ कौन सी फॉर्म ले रहे थे? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हार्ड जब लोगे तो फिर हार्ड वाले क्लॉज में हार्ड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो आपका और आगे जो दैन के बाद आना है वो आपकी सेकेंड फॉर्म ही रहती है। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा नो सूनर हैड द कार एंटर्ड। ओके, ईडी लगाओगे, एंटर नहीं लिखोगे अब। एंटर्ड द गेट दैन द लिटिल बॉय ग्रीटेड अस। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको 3 बताया वो अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड THAN दैन लिखना, THEN देन नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पोम इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। सेंटेंस में यूज हुआ है TWO2। इस TWO2 के कितने यूजेस होते हैं वो ध्यान से समझिएगा। आपको वेरी शब्द पहले से पता होगा जिसका मीनिंग होता है बहुत। जैसे कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, तो क्या उसके लिए भी वेरी बोरिंग लिखेंगे? तो नहीं लिखते हैं, उसके लिए लिखा जाता है टू बोरिंग। तो वेरी और टू दोनों समझ लो भाई भाई हैं, यानी कि टू यूज़ किया जाता है नेगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, किसी चीज़ की नेगेटिविटी को दिखाने के लिए, जबकि वेरी का इस्तेमाल किया जाता है किसी की पॉजिटिविटी को बताने के लिए। और दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत। तो अगर कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है तो आप क्या लिखोगे? वेरी इंटरेस्टिंग। कोई चीज़ बोरिंग है तो क्या लिखोगे? टू बोरिंग। तो पहला जो यूज़ होता है टू का वो नेगेटिव एडवर्ब की तरह होता है। टू इज़ अ नेगेटिव एडवर्ब, यानी ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करता है। तो अगर ये सारे वर्ड्स होंगे डिफ़िकल्ट, हैवी, तो इन सब के साथ वेरी नहीं आके क्या यूज़ किया जाना चाहिए? TWO2। तो ये तो था केवल टू का यूज़, लेकिन कभी कभी TWO2 के साथ TO2 आता है। उसका क्या मीनिंग होता है? वो क्यों यूज़ किया जाता है? केवल टू तो यूज़ किया जाता है नेगेटिव एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन ये जो टू एंड टू स्ट्रक्चर होता है ये यूज़ किया जाता है जब हम ये बताते हैं कि कोई इंसान क्या चीज़ नहीं कर सकता या क्या चीज़ नहीं की जा सकती।
एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लिखा है द पोम इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि पोम इतनी डिफिकल्ट है मेरे लिए कि मैं इसको समझ नहीं सकता। ओके, आप देख रहे हो कि क्या सेंटेंस में नॉट शब्द का यूज़ हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन मीनिंग में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको नॉट इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टू का यूज़ ही इसलिए किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई इंसान क्या चीज़ नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ओके, तो आपका आंसर होना चाहिए द पोम इज सो डिफिकल्ट। टू डिफिकल्ट के प्लेस पे सो डिफिकल्ट कुछ और होता तो वहाँ पे आप कुछ और कर देते, तो टू के प्लेस पे सो आता। ओके, टू डिफिकल्ट, टू बोरिंग, तो आप सो बोरिंग करके लिखोगे। फिर दैट यूज़ किया जाता है, दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मान लो अगर सेंटेंस होता द पोम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो फिर आप कैसे बनाते? आप बनाते द पोम वॉज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। ओके, क्यों कुड नॉट कर दिया? बिकॉज अब पास्ट हो गया। तो प्रेजेंट के लिए जब आपका इज होगा या आर होगा तो आप कैन नॉट का इस्तेमाल करोगे। अगर वहाँ पे वॉज होगा तो फिर आप कैन नॉट नहीं यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे? कुड नॉट यूज़ करोगे। मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस है आई वुड प्रेफर टू वॉक थ्रू द पार्क दैन गो देयर बाई कार। प्रेफर दैन और रादर दैन दोनों का ही सेम यूज़ होता है। ओके, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं और दोनों का यूज़ किया जाता है जब आप किसी एक एक्शन को दूसरे एक्शन पर प्रियोरिटी देते हो, महत्व देते हो। यानी एक एक्शन को ना करके जब आप दूसरा एक्शन कर रहे हो उसके बजाय, तब आप वहाँ पे प्रेफर देन या रादर देन का यूज़ करते हो। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप कि मैं पार्क जाना पैदल पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं कार से जाऊँ। यानी कार से जाने से अच्छा ये है कि वो पैदल जाए। ओके, तो ये प्रेफरेंस दी जा रही है कार से जाने के ऊपर किसको? चलने को। ओके, तो आपको यूज़ करना है रादर देन। ठीक है, यूज़ तो दोनों का बिल्कुल सेम है। ओके, जो मैंने आपको बता दिया क्यों यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका आंसर पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। उसका आंसर होगा आई वुड रादर वॉक थ्रू द पार्क देन गो देयर बाई कार। आपने प्रेफर दैन के प्लेस पे रादर दैन यूज़ कर दिया है और केवल रादर नहीं यूज़ करते, रादर का साथी होता है, जैसे प्रेफर का साथी होता है दैन। फाइन, बिना दैन के नहीं यूज़ करोगे आप। अब डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में, वो ध्यान से देखना। प्रेफर के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है कंपल्सरीली, और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं इन्फिनेटिव। ओके, तो प्रेफर के बाद आप हमेशा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लोगे, लेकिन रादर के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू हटा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव। तो रादर के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि प्रेफर के साथ टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। वहीं पे दोनों सेंटेंसेस में दैन के बाद आप नोटिस करो, दैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी बेयर इन्फिनेटिव आता है। ओके, तो दैन गो दोनों में है, लेकिन ब्रदर के बाद केवल वॉक लिखा है, जबकि प्रेफर के बाद टू वॉक लिखा है। बाकी सेंटेंस पूरा एज इट इज़ है। तो ये जो रूल्स होते हैं ये एक दो सेंटेंसेस के लिए नहीं होते हैं बच्चों, आप एक बार सीख लो, हमेशा अप्लाई करो उसको। तो रादर दैन के साथ क्या करना है, प्रेफर दैन के साथ क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, नो डाउट समबडी विल ब्लेम मी फॉर द प्रॉब्लम। नो डाउट के प्लेस पे उन्होंने आपको दे रखा है अनडाउटेडली, और आई से स्टार्ट करने को बोला है। अब दिए गए सेंटेंस में आप खुद देखो, आई कहीं दिया है क्या सेंटेंस में? नहीं दिया है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो कि मी होता है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यानी आई जब कभी भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है तो वो मी होता है। ओके, तो मी दे रखा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लेकिन वो स्टार्ट हमें कैसे करना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही तो पैसिव वॉइस होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर देना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो यहाँ आई बन चुका है मी के प्लेस पे, और फिर एक हेल्पिंग वर्ब आती है, तो विल के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल बी, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हो जाएगा आई विल बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम। ओके, योर आंसर विल बी अनडाउटेडली आई विल बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन द पायलट हर्ड द वेदर रिपोर्ट ही डिसाइडेड नॉट टू फ्लाई। यानी जब वेदर रिपोर्ट सुनी उसने तो फ्लाई करने को मना कर दिया। इसको आपको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है हैविंग के हेल्प से। जब कभी भी आपको सेंटेंस हैविंग से जोड़ने को आएगा तो हमेशा ध्यान रखना हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में जिसको परफेक्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। ओके, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म इज नोन एज परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो फिलहाल आपको ये जानना है कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल।
परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है जब एक काम के ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है या दूसरा काम हो ही इसलिए रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर वर्क, यानी कि पहला काम ख़त्म हुआ और क्योंकि ये ख़त्म हो गया तभी दूसरा काम शुरू होना पॉसिबल हुआ। ओके, तो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है हैविंग थर्ड फॉर्म। यहाँ पे लिखा है पायलट ने वेदर रिपोर्ट सुनने के बाद ही डिसाइड किया कि उसे फ्लाई नहीं करना है, यानी ये कोई अलग सा एक्शन नहीं है। डिसाइडेड नॉट टू फ्लाई, ही डिसाइडेड नॉट टू फ्लाई, व्हाई? बिकॉज ही हर्ड द वेदर रिपोर्ट। तो दोनों एक्शंस में एक डिपेंडेंस पाया जाता है। ओके, कि दूसरा काम हो ही इसलिए रहा है क्योंकि पहला काम ख़त्म हो पाया। ओके, तो यहाँ पे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस में लिखा है व्हेन द पायलट हर्ड द वेदर रिपोर्ट, तो क्या चीज़ के बाद क्या हुआ, पहले क्या काम हुआ, वेदर रिपोर्ट सुनी पायलट ने। तो आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म कौन सी लगाओगे, जो आपके फर्स्ट पार्ट में वर्ब आ रही है। तो वहाँ आ रहा है हर्ड, तो हर्ड की थर्ड फॉर्म भी इत्तेफाक से हर्ड ही होती है। तो सेंटेंस हो जाएगा हैविंग हर्ड द वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट सुनने के बाद कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे द पायलट डिसाइडेड नॉट टू फ्लाई। आपको दिए गए सेंटेंस में लिखा था ही डिसाइडेड नॉट टू फ्लाई, और आपको क्या लिखना पड़ेगा, द पायलट। क्यों? क्योंकि उसने ही का यूज़ किया था, क्योंकि पहले वाले पार्ट में उसने द पायलट लिख रखा था, लेकिन क्योंकि हमारे हैविंग हर्ड द वेदर रिपोर्ट में पायलट शब्द नहीं आया है तो कॉमा के बाद हम ही नहीं लगाएंगे। आप क्या लिखोगे, द पायलट डिसाइडेड नॉट टू फ्लाई। आई विश आपको आंसर समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, डिड दे गिव एनी रीजन फॉर द लेट अराइवल ऑफ द फ्लाइट, क्या उन्होंने कोई रीजन दिया फ्लाइट के लेट अराइवल का, और इसको आपको रीराइट करना है डिड दे एक्सप्लेन वाई करके। देखिए वाई का यूज़ आप सीखिएगा बहुत अच्छे से। वाई इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, ये बात सभी को पता होगी। वाई एक क्वेश्चन पूछता है, वाई का मीनिंग होता है क्यों, लेकिन हमेशा वाई का यूज़ क्यों के लिए नहीं होता। वाई कभी कभी सेंटेंस के बीच में आता है और उसका मीनिंग होता है की, यानी एक कंजंक्शन का काम करता है और वी कैन से रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है। ओके, यहाँ सेंटेंस में वाई कहाँ आ रहा है, जो आपको रीराइट करना है, बीच में आ रहा है। डिड दे एक्सप्लेन वाई, वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा है सेंटेंस। तो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जब आप वाई एज अ क्वेश्चन वर्ड लेते हो तो उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ड्स आती हैं। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वाई इज़ ही गोइंग देयर, वाई डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। ओके, सो वाई के फ़ौरन बाद आपको क्या लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है। वाई डू यू, वाई आर दे, ओके, तो हेल्पिंग वर्ब देन आपका सब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में वाई आ रहा है तो फिर आप उसके फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब ना लेकर क्या लेते हो, सब्जेक्ट लेते हो। तो सेंटेंस के बीच में वाई आने पर आपको उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट लेना होता है। इसीलिए यहाँ जो आंसर होगा वो होगा डिड दे एक्सप्लेन वाई द फ्लाइट अराइव्ड लेट। यानी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो वाई डिड द फ्लाइट अराइव लेट, नो, क्योंकि सेंटेंस में वाई बीच में आ रहा है, और जब बीच में आ रहा है तो वो की का वर्क कर रहा है, डैट का वर्क कर रहा है। ओके, तो आप क्या लिखोगे, वाई द फ्लाइट अराइव्ड लेट। आई विश आपको वाई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीच्ड होम जस्ट एज इट बिगैन टू रेन हेविली, जैसे ही वो घर पहुंचा बारिश शुरू हो गई। हार्डली से आपको यहाँ पे राइट करना है। हार्डली के दो यूजेस होते हैं। पहला, हार्डली जब अकेले आता है सेंटेंस में उसका मीनिंग होता है बहुत ही मुश्किल से या रेयरली, जैसे वो बहुत ही कम मेरे घर आता है, तो ही हार्डली विजिट्स माई हाउस। ओके, तो हार्डली का पहला मीनिंग क्या हुआ, मुश्किल से। पहला यूज़ क्या हुआ, जब हम रेयरली का यूज़ करना होता है सेंटेंस में तो हार्डली का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हार्डली यूज़ करने को आता है तो वहाँ पर आपको केवल हार्डली नहीं यूज़ करना होता, हार्डली के साथ स्ट्रक्चर लेना होता है व्हेन। ओके, और हार्डली व्हेन का यूज़ किया जाता है बैक टू बैक एक्शन, जैसे ही एक काम हुआ फ़ौरन दूसरा काम हो गया। तो याद करिए मैंने पीछे आपको दो कंजक्शंस और बताए थे जो बैक टू बैक एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो थे नो सूनर दैन और एज सून एज। तीनों का यूज़ तो बिल्कुल सेम होता है, बैक टू बैक एक्शंस के लिए होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एज सून एज के बाद पहला एक्शन बताओगे और कॉमा लगा के दूसरा एक्शन बताओगे। हार्डली के बाद पहला एक्शन, व्हेन के बाद दूसरा एक्शन, नो सूनर के बाद पहला एक्शन और दैन के बाद दूसरा एक्शन। तो उसका पेयर आप याद रखिएगा, नो सूनर के साथ दैन ही लगाइएगा, व्हेन नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, उल्टा मत कर दीजिएगा। पेयर हमेशा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और जिस तरीके से मैंने आपको नो सूनर के बाद बताया था कि हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, डज आता है या फिर आपका डू आ सकता है, लेकिन हार्डली के साथ हैड थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा है ही रीच्ड होम, वो घर पहुँचा और पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। तो आप हार्डली के साथ पहला एक्शन बताओगे तो सेंटेंस बन जाएगा आपका हार्डली हैड
he reached home. Why? Because hardly के साथ strictly आपको had थर्ड फॉर्म ही लेना है और had थर्ड फॉर्म के बीच में जो भी सब्जेक्ट आ रहा हो वो ले लीजिए. तो हो जाएगा आपका hardly had he reached home when, और just as की प्लेस पे क्या हो जाएगा when it began to rain heavily. That's all for today. Soon I'll come with more sentences. Thank you for watching.